तो देहरादून के सुरमे हिमालय क्षेत्र में बसाया जा रहा लेखक गांव अपने आप में ही एक मिसाल है। हर वर्ग के लेखकों के लिए लेखक गांव प्रमुख अड्डा बनता जा रहा है। लेखकों के इस गांव के निर्माण में उत्तराखंड के सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ावा भी मिलेगा। लेखक गांव से जुड़े पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उत्तराखंड में इस समय लेखक गांव बन रहा है जो बहुत ही देश विदेश में चर्चा में है और लगातार जो इसके लिए जो अपने प्रसिद्ध लेखक हैं, पुराने लेखक हैं, उनको जोड़ने के, उनके आवास के, उनकी बढ़िया लाखों पुस्तकों का प्रबंध किया जा रहा है। और ये काम पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी कर रहे हैं। मेरे साथ आज लखनऊ में मौजूद है। मैं उनसे जानूंगा कि क्या है सर ये पूरा लेखक गांव। वैसे तो देखा जाए इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अटल जी की पीड़ा से हुई है। अटल जी के मन में बहुत दर्द था इस बात का और उन्होंने कभी एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है। और उन्होंने निराला जी और श्यामनारायण पांडे जी सहित बहुत सारे लोगों के नाम लेते हुए कहा था कि इतने श्रेष्ठ लेखकों के बीच से अंत में ये हुई कि जब वो जीवन के अंतिम क्षण में थे तो वो पशुओं से बदतर उनकी मौत हुई। तो क्या कभी इस दिशा में कोई सोचेगा, ये उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। हमको लगा कि अटल जी की जो पीड़ा है उसको ज़रूर कुछ ज़मीन मिलनी चाहिए और हमने छोटा सा प्रयास शुरू किया। हमारे मित्रों ने देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में एक छोटा सा लेखक गांव, जिसमें ऐसी कुटीर होंगी जो लेखकों की कुटीर होंगी। उनमें 2-3 प्रकार के लोग गतिविधियां कर पाएंगे। एक तो लेखक कुटीर में यदि ऐसा ईश्वर न करे कि ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया हो और वो शिखर के लेखक होने के बाद भी वो दर दर भटकने को मजबूर होते हैं, तो ऐसे जो लेखक हैं उनको लगेगा उनका कोई नहीं है तो उनका लेखक गांव है। वो जीवन का अंतिम क्षण स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक और वहाँ बिता सकेंगे, जी सकेंगे, ऐसी हमारी कोशिश होगी। दूसरा जो नवोदित लेखक है उनकी एक श्रृंखला हम तैयार कर सकते हैं। जो छात्र है, युवा है, कोई विज्ञान पर लिखना चाहते हैं, प्रकृति पर लिखें, संस्कृति पर लिखें, पर्यावरण पर लिखें, वो साहित्य के क्षेत्र में करें, कला के क्षेत्र में करें, संस्कृति के क्षेत्र में करें, तो ऐसी प्रतिभाएं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, एक गंतव्य स्थान उनका हो जहाँ आकर के वो गतिविधियाँ कर सकेंगे और लगातार वहाँ पर कार्यशालाएं नवोदित लेखकों की हों तो एक श्रृंखला होगी नए लेखकों की। मैं जब भारत का शिक्षा मंत्री था तब भी प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने नए लेखकों को जोड़ा था और मुझे खुशी है कि हजारों ऐसे आवेदन आए थे और जिसमें सैकड़ों जो युवा थे, छात्र थे, जो 30-25 वर्ष से कम के ऐसे युवा थे, उनकी हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आई थी और जिसमें 300 से भी अधिक ऐसे लेखक तैयार हुए हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिली और वो लिख रहे हैं। वो अब लगातार कई वर्षों तक वो योजना चलेगी और उनको लिखते हैं तो उसका जो प्रकाशन है वो NBT करता है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो मैं समझता हूँ ये जो नए लेखक हैं इनकी भी एक अच्छी श्रृंखला तैयार होनी चाहिए। उनके अंदर जो विचार है, जो बीज है, वो दबना नहीं चाहिए, उभरना चाहिए। और तीसरे प्रकार का ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र में होगा, सामाजिक क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में होगा, औद्योगिक क्षेत्र में होगा, विभिन्न व्यवसायों में रहने वाले या कोई कर्मचारी होगा। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यवसायों में रहने वाले लोगों के मन के अंदर छटपटाहट होती है, कुछ लिखे, क्योंकि वो तो ईश्वर का दिया कुछ गुण होता है जो अपने हृदय में दबा रहता है, उसको परिवेश नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को परिवेश मिले, वो लेखक गांव में आए, 1 सप्ताह वहाँ रुकें,
15 दिन रुकें, अपनी कृति को, अपनी कृतियों को, अपने किसी आलेख को वो अंतिम स्वरूप प्रदान करें वहाँ। और वो जो शब्द अंदर अंदर जो भावनाएं हैं, जो हिलोरें ले रही हैं, उसको वो शब्दों का रूप दे करके उसको अमृत तो दे सकते हैं, उसको आगे के लिए जिंदा रख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक परिवेश वहाँ पर बनेगा। एक पुस्तकालय भी चाहते हैं कि पहले चरण में वो पुस्तकालय 1 लाख पुस्तकों से युक्त होगा, लेकिन सभी मित्रों का ये सुझाव आया कि आखिर हम लोग नालंदा की लगातार बात कर रहे हैं, और नालंदा में लगभग 10 लाख पांडुलिपि थी जो जलाई गई, खत्म हो गई। तो स्वाभाविक कि आप पुस्तकों तो जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान को तो नहीं जला सकते। तो ये जो ज्ञान हमारा है, तो उस ज्ञान को फिर हम संचित करके और उस पुस्तकालय के रूप में लगभग 10 लाख पुस्तकों का ऐसा एक नालंदा पुस्तकालय बनाने का उस लेखक गांव का मंतव्य होगा, उसका लक्ष्य होगा, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी लेखक अतिथि गृह भी एक बनाया है, जिसमें जो लेखक हैं अतिथि, वैसे अतिथि गृह नहीं, केवल लेखक अतिथि के लिए वो रहेगा। वो आए, कुछ समय रुकें, लिखें। कोशिश ये भी होगी कि जो ऐसा श्रेष्ठ लेखन होगा उसका लेखक गांव उसका प्रकाशन करेगा। तो वहाँ नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, संजीवनी वाटिका, प्रकृति से युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को कैसे निकट लाया जा सकता है। लगभग 300-400 किस्म के वृक्ष होंगे, छोटे छोटे पौधे आपसे बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। तो इस तरीके का परिवेश वहाँ लेखक गांव में बन रहा है। तो 3 दिन का भी उत्सव था, 25, 26, 27 अक्टूबर को, जिसमें पूरी दुनिया के 42 से अधिक देशों के लोग लगभग लगातार 3 दिन तक समानांतर 3-3, 4-4 सत्रों में 22 बिंदुओं पर लगातार परिचर्चा हुई है। और रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित तमाम लोग उसमें थे। और समापन फिर भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने उसका किया। मुझे इस बात की खुशी है कि उस लेखक गांव में सृजनकर्ता अपनी छटपटाहट जिनके अंदर है, वो सभी लोगों ने बहुत विमर्श किया है। और अब पूरे देश के अंदर, देश का वैसे भी पहला लेखक गांव वो बना है, तो वो सृजन का कैसे केंद्र हो सकता है हर दृष्टि से, वो ये कोशिश है। अभी 25 तारीख को, क्योंकि अटल जी का जन्मदिन है, और अटल जी के जन्मदिन पर वहाँ से एक अटल स्मृति व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं। वेंकैया नायडू जी 25 को आएंगे, उस व्याख्यान माला का शुभारंभ करेंगे। तो तमाम गतिविधियाँ सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला से जुड़ी, अभी 3 दिनों में लगभग 150 चित्रकारों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई। अंतर्राष्ट्रीय जो फोटोग्राफर हैं, उन्होंने भी फोटोग्राफर अपनी प्रदर्शनी लगाई। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, या नया जिनके अंदर छटपटाहट है, उन सारे लोग एकत्रित होकर के उस लेखक गांव की शोभा बढ़ाएंगे आगे भी। सर, तो लेखक गांव की बात, लेकिन इसका जो है बहुत बड़ा संचालन जिस तरफ आप बता रहे हैं, इसकी फंडिंग के लिए किस तरह, कितने लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? मुझे लगता है कि हमने सरकार से थोड़ा सा हट करके किया है। हमारे सारे मित्र और जो रचना धर्मिता से जुड़े लोग हैं, और जिनके मन में ये छटपटाहट है कि हाँ ऐसे काम होने चाहिए, उनके सबके सहयोग से, मदद से इस लेखक गांव का आगे भविष्य तय करेंगे। अभी भी उन लोगों ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि यदि देश की आज़ादी से पहले मदन मोहन मालवीय जी लोगों के सहयोग से एक हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कर सकते हैं, तो आज तो अपना देश स्वाधीन है और देश उस ऊंचाइयों को छू रहा है। जो लेखन से जुड़े ये लोग हैं, रचना धर्मिता के लोग, ये सब एकजुट एक मंच पर आएंगे तो निश्चित रूप में वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन लोगों के सहयोग से
और उसकी इच्छा शक्ति से इस लेखक गांव को तैयार किया जा रहा है और पूरे देश ने पूरी दुनिया के लिए ये अपना अद्भुत और अलग सा होगा। थैंक यू। तो नरेश पोखरियाल जी से सीधा कहना है कि लेखक गांव विश्व का एक जो है अनूठा गांव होगा कि जहां लेखकों को जो है सारे जो है सुविधाएं मिलेंगी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास कोई काम करने वाला नहीं, मदद करने वाला नहीं, उनको भी वहां जब मौका मिलेगा और उनको आराम से सुकून से रहने की जगह भी दी जाएगी और इसके लिए लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी परिकल्पना कहाँ से है कि बनारस के काशी विश्वविद्यालय की तर्ज पर वो लेखक गांव बन रहा है कि जिससे जो है लोगों को हर तरह की सुविधा मिले, एक ही प्रांगण में सारी सुविधाएं मौजूद हों, चाहे रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे टहलने की हो और यह पर्यावरण में स्वच्छ पर्यावरण में भ्रमण की हो। कहना पसंद आशीष के साथ PN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।